नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। भूगोल के 100 अभ्यास प्रश्नों के साथ मैं विवेक मिश्र। पहला सवाल है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, ब्रह्मांड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, कृष्ण वीवर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था। सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, एस चंद्रशेखर ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका गुण, इस गुण का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा इसका बहुत उच्च घनत्व। आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जेवी नर्लिकर ने दिया था। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, किस आकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ का समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। सही जवाब होगा 88, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो खगोलीय वस्तु नहीं है कृष्ण मास्टर। आंसर आपका होगा बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार। आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। तो नक्षत्र कहलाता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। और तीसरा है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इन कथनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या सी, आपका कथन 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। आंसर सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारा कौन सा होता है। तो वह सप्तऋषि तारा होता है। विकल्प आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो बाइट इसका आंसर होगा, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा तो उसको सही मार्ग मिल जाएगा। आंसर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सही जवाब होगा बृहस्पति से, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। उल्का यानी कि मेट्योर क्या होता है? सही जवाब होगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। आंसर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित होते हैं। आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा से। आंसर इसमें आपका डी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो प्रधान यामोत्तर रेखा नाइजर से होकर के नहीं गुजरती। आंसर आपका इसमें बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। प्रधान यामोत्तर गुजरती है? तो यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और पुर्तगाल। आपको बताना है कि कहाँ से प्रधान यामोत्तर गुजरती है। कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। तो इसमें आंसर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती हैं। आंसर आपका होगा विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? अक्रा, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन। कोड की सहायता से आपको सही जवाब देना है। आंसर आपका इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो सही जवाब होगा अदिस अबाबा यानी इथियोपिया का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, कहाँ पर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यानी कि विकल्प संख्या यहाँ पर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही आंसर होगा बेरिंग जल संधि, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो सही जवाब होगा 40,000 किलोमीटर, यानी विकल्प संख्या सी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो केन्या से गुजरती है। आंसर आपका होगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह क्या होता है? तो सही जवाब होगा आपका भूमध्य रेखा, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें सिंगापुर, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, 43 डिग्री। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको दिया गया है
कुछ देश और उन पर आपको विचार करने हैं। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। अब इसमें आपको कौन से देश मकर रेखा से गुजरते हैं यह बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सभी चारों से होकर गुजरता है। तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या सी, 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। आंसर होगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें 23 सितंबर, विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। आंसर आपका डी सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो आंसर इसमें हो जाएगा ओस्मिड, विकल्प संख्या डी आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु को डिसाइड करने के लिए यूरेनियम डेटिंग की विधि का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती हैं? तो सौर पवन जो है वो कोरोना से निकलती है, यानी किरीट से। विकल्प आपका इसमें सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह जो होती है वो होता है प्रकाश मंडल। विकल्प आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। निहारिका यानी नेबुला क्या है? तो निहारिका यानी नेबुला जो होता है वह एक तप्त गैस का बादल होता है। विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो वराहमिहिर ने कहा था। विकल्प आपका सी होगा। अगला सवाल है सौर कलंक क्या होता है? तो सौर कलंक सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं। विकल्प ए सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस कथन को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप सही आंसर लगाएंगे तो आंसर इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या डी। 1, 2, 3 और 4 इसमें सभी कथन सही होंगे। अगला सवाल है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की अपने कक्ष में जो निकटतम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। विकल्प बी सही होगा। अगला है पृथ्वी के उद्भव के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला की प्रकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इमैनुअल कांट के द्वारा प्रस्तुत की गई। आंसर इसमें ए सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 में है कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। आंसर इसमें डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? तो फिजी द्वीप समूह होता है जिसके करीब से होकर के गुजरती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका
इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और सूर्य का घूर्णन। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कथन आपका इसमें 2 और 3 सही होगा, यानी कि विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप कहाँ पर प्राप्त होता है? तो वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। आंसर इसमें आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। मोहरविक असंबद्धता स्थित है कहाँ पर? तो मोहरविक असंबद्धता परपटी और मेंटल के मध्य स्थित है। आंसर ए सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59। मोहो असंबद्धता कहाँ पर है? तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 है। विशर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता है किसको? तो विशर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से अलग करता है। आंसर इसमें आपका सी सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 61। पृथ्वी की भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है? तो सही जवाब होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका निकिल और फेरस की। तो आंसर इसमें होगा विकल्प संख्या डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। आंसर बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग परपटी कहते हैं। आंसर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में प्राप्त होते हैं? तो सही जवाब होगा 100 किलोमीटर। इसी को हम लोग दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। आंसर आपका डी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो सीमा जो है वो सियाल के ऊपर तैरता है, ये गलत है। अगला सवाल 67। निम्न में दुर्बलता मंडल कहाँ पर स्थित है? तो दुर्बलता मंडल जो होता है वो ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर होता है। आंसर इसमें डी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो आंसर इसमें होगा सी, 32 मीटर पर। अगला सवाल, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो कोर के मध्यस्थ क्षेत्र में प्राथमिक लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। आंसर आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो स्वेस के अनुसार भूपटल की जो ऊपरी परत होती है उसको सियाल कहा जाता है। आंसर बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? तो ये 30 किलोमीटर होती है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला सवाल है 71। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो कुल 4 मिनट का समय लगता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पर? तो फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारीय परिकल्पना में किया गया है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अवांतर ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो आंसर इसमें होगा शुक्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और कारण कहता है शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है।
अगला सवाल है 77 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। तो विकल्प इसमें आपका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो सही तौर पर इसमें आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं, तो देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से आंसर इसमें आपका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो सही जवाब होगा इराटोस्थेनीज विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है आधुनिक भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। आंसर ए सही होगा। अगला सवाल है जियोग्राफिका किसकी रचना है? तो जियोग्राफिका जो है वो स्ट्रैबो की रचना है। आंसर बी सही होगा। अगला सवाल कॉस्मस किसकी रचना है? तो कॉस्मस जो है वो हम्बोल्ट की रचना है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सही जवाब होगा बृहस्पति विकल्प संख्या सी। अगला सवाल 85 टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो टाइटन किसका उपग्रह होता है? शनि का। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा साल 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आंसर आपका होगा प्लूटो विकल्प संख्या सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार घट जाता है। आंसर बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा मंगल। अगला सवाल है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति जुपिटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कैसा होता है? तो अधिक होता है। आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91 किस भूकंपी तरंग की गति सबसे कम और तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है? तो आंसर होगा एल तरंगों की विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92 महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ है? तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। विकल्प आपका सी होगा। अगला सवाल है दुर्बलता मंडल कहाँ पर स्थित है? तो दुर्बलता मंडल मेंटल के ऊपरी भागों में स्थित होता है 100 किलोमीटर तक। अगला सवाल एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है? तो इसमें बाह्य ग्रह जो होते हैं वो जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी यूरेनस। अगला है किस ग्रह पर विशाल धब्बा पाया जाता है? तो विशाल धब्बा बृहस्पति पर पाया जाता है, लेकिन लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो वो मंगल को कहते हैं। अगला सवाल है जेनस टाइटन हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो सही जवाब हो जाएगा शनि के विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर ही होता है। आंसर ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा कॉपरनिकस विकल्प संख्या ए। अगला सवाल और आखिरी सवाल है सूची 1 और 2 को मिलाना है। कुछ ग्रह और उनके उपनाम दिए गए हैं, तो सही जवाब आप जब मैच करवाएंगे तो विकल्प संख्या सी में आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। तो ये था कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और साथ ही साथ आपको एनडीए, सीडीएस जैसी
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।